नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जिन महत्वपूर्ण न्यूज़ की चर्चा करेंगे वो है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर बात कर लेंगे रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर 77वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का एक अतिरिक्त कार्यक्रम, इस पर हम बात करेंगे। और प्रगति 2024 क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। प्रवाह पोर्टल क्या है, इसके बारे में कौन से महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे एडमिशन में जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक कोटा निर्धारित की गई है। ये सारे जो न्यूज़ हैं इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 है, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसके बारे में कौन से तथ्य आपको जानने चाहिए। तो बात करें तो जो हमारे देश की संस्था है DRDO, इसी ने स्वदेशी रूप से एक कह सकते हैं कि एक मिसाइल डेवलप किया है जिसका नाम है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2। इसका क्या किया गया है कि इसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मिसाइल बनाई गई है, इसका जो पहला प्रारूप है वो पहले ही कार्य कर रहा है और उसी का ये क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन है। और इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के जो सुखोई 30M के फर्स्ट या आई कहें लड़ाकू विमानों से ये प्रक्षेपित किया गया, इसके द्वारा ये टेस्ट किया गया। और ये क्या है कि जो पहले से इसका पहला जो वर्जन था रुद्र M1 मिसाइल, उसी का क्या है कि ये नया संस्करण है या कह सकते हैं कि ये नवीनतम संस्करण है, यानी उसका ये एडवांस रूप है। पहले इसका प्रचालन या कह सकते हैं कि संचालन भारत के DRDO के द्वारा किया जा रहा है और उसी का जो उन्नत संस्करण कह सकते हैं कि अब ये DRDO ने विकसित किया है, इसका सफल परीक्षण किया है। अगर हम बात करें रुद्र M1 की, तो ये मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ये कब किया गया, तो ये अक्टूबर 2020 में किया गया था। तो पहला जो इसका संस्करण था यानी रुद्र M1 वो 2020 में हुआ था और अब फिर से DRDO ने इसके सेकंड कह सकते हैं प्रारूप का सफल परीक्षण किया है। और इसके बारे में अगर हम बात करें कि आखिर इस मिसाइल की महत्वपूर्ण बात क्या है, तो ये क्या कर सकता है कि हवा से सतह पर मार करने में ये सक्षम है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके द्वारा जमीन पर स्थित किसी भी लक्ष्य को क्या किया जा सकता है, निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल को 3 से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई से क्या किया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट किया जा सकता है, प्रक्षेपित किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। और इसके द्वारा क्या है कि ये अपने लक्षित जो भी होगा टारगेट उसको ये भेज सकता है। और इसकी जो मारक क्षमता है यानी ये कितनी दूरी तक क्या कर सकता है, वार कर सकता है, तो इसकी जो मारक क्षमता है उसकी जो रेंज है वो 350 यानी 350 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो मिसाइल है ये कितना भार वहन, कितना पेलोड ले जा सकता है, तो उसकी जो क्षमता है वो 200 किलोग्राम है। तो ये महत्वपूर्ण है, इनसे जुड़े हुए तथ्य आप किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि DRDO क्या है, इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, तो ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अनुसंधान एवं विकास विंग है, कह सकते हैं एक संस्था है। और इसका जो गठन किया गया था वो 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है और इसका जो उद्देश्य है ये है अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को और मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। यानी भारत को क्या है कि रक्षा जो प्रौद्योगिकी है कह सकते हैं जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें मजबूत बनाना इसका कार्य है। अगला जो टॉपिक है वो है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन जो RBI से संबंधित है। अगर बात करें कि इस समय ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो क्या है कि ये एक एप्लीकेशन है जिसको RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, जो भारत का कह सकते हैं कि बैंक है, उसने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, तो इसके माध्यम से क्या है कि स्मार्टफोन से ही जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनकी खरीद बिक्री की जा सकती है। यानी क्या है कि जो प्रतिभूतियां होती हैं उन तक लोगों की जो पहुंच है उसको आसान बनाने के लिए ये RBI ने कह सकते हैं कि इसको लॉन्च किया है। दूसरी अगर बात करें तो इस एप्लीकेशन का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, तो सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उन तक
खुदरा निवेशकों को आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके, जो पहले ही हमने बताया। दूसरी अगर बात करें तो सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं ये केंद्र और राज्य सरकार इन दोनों के लिए एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक तरह से ये लोन या ऋण साधन के तरह कार्य करती हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जितनी भी प्रतिभूतियां हैं ये अल्पावधि और दीर्घ अवधि दोनों के स्तर पे काम करती हैं, यानी ये दोनों प्रकार की होती हैं। अल्पावधि प्रतिभूतियों की अगर बात करें तो जो ट्रेजरी बिल है, या कहे तो इनको संक्षिप्त रूप में ट्रेजरी बिल भी कहा जाता है। जैसे आप नाम सुने होंगे ट्रेजरी बिल, तो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो अल्प अवधि की होती हैं, 60 टर्म की होती है, उन्हीं को ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जिसकी जो परिपक्वता अवधि है वो सामान्य तौर पे क्या होती है, तो वो 1 वर्ष से कम होती है। ये केंद्र सरकार के द्वारा क्या की जाती है, रिलीज की जाती हैं। और दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों को क्या है कि बॉन्ड या फिर दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है। तो देखिए ये शब्द आपके लिए दोनों जो वर्ड्स हैं कि बॉन्ड क्या होता है, तो सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं जो दीर्घ अवधि के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, उन्हीं को बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूति कहा जाता है। इनकी जो अवधि होगी वो क्या है कि 60 जो टर्म की जो प्रतिभूति है उसकी उल्टा होगी, यानी इसकी जो अवधि होगी वो सामान्य तौर पे 1 वर्ष या इससे अधिक होती है। और यह क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसको जारी कर सकती हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ केवल केंद्र सरकार जारी करती है, लेकिन यहाँ पर दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों जारी कर सकते हैं। और राज्यों के द्वारा जारी इन प्रतिभूतियों को राज्य विकास ऋण यानी कह सकते हैं कि स्टेट डेवलपमेंट लोन कह सकते हैं या कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया। अगला जो टॉपिक है वो है 77वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का एक अतिरिक्त कार्यक्रम संचालित हुआ, ये न्यूज में बना हुआ है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए इसी माह में 27 मई से 1 जून के बीच में जो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये चल रहा है स्विट्जरलैंड में। यानी ये 27 मई से प्रारंभ हुआ है और 1 जून तक ये संचालित होगा, यानी इस समय क्या है कि ये चल रहा है। भारत ने इस सम्मेलन में डिजिटल स्वास्थ्य पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम की मेजबानी की, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डिजिटल हेल्थ है इससे संबंधित जो कार्यक्रम है उसकी मेजबानी भारत ने की है। और अगर बात करें तो इसमें जो क्वाड देश बोले जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, साथ में भारत है, ये शामिल है। इनके साथ क्या है कि 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें शामिल हुए। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे इसके विकास के लिए जो भी सहयोग हो सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं, उनके प्रयासों पर चर्चा की गई। और इसमें भारत की ओर से सार्वभौमिक स्वास्थ्य जो कवरेज है उसको सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य में भारत की प्रगति को क्या किया गया, रेखांकित किया गया। यानी ये बताया गया कि हम कैसे कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो भारत के सफल प्रयासों जैसे अगर डिजिटल पहचान के लिए जो आधार है, वित्तीय लेन देन के लिए जो यूपीआई है, टीकाकरण के लिए जो कोविन है और आयुष्मान भारत है डिजिटल मिशन, ऐसे जो विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि भारत ने प्रोग्राम संचालित किए हैं, उनका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, उनके बारे में चर्चा की गई। तो इस तरह से क्या है कि भारत की ये चर्चा हुई। अगला जो टॉपिक है वो है प्रगति 2024। अगर बात करें कि आखिर जो प्रगति 2024 है ये क्या है, तो जो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, इसने क्या किया है कि एक पहल, एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया है, वो है प्रगति 2024। इसका आखिर उद्देश्य क्या है, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोग या कह सकते हैं कि अनुसंधान और नवाचार को और बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पहल की शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर जो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है ये आखिर क्या है। तो आयुष जो मंत्रालय है, जो अपने देश का आयुष मंत्रालय है, जिसमें आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्ध है और जो होम्योपैथी है, ऐसी जो कह सकते हैं मेडिकल की विधाएं हैं, उनका एक कंबाइन कह सकते हैं कि एक संगठन है जो आयुष मंत्रालय कहलाता है। ये भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है।
तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। और यह आयुर्वेद आदि में अनुसंधान कार्य, विकास, संवर्धन, इनके लिए भारत में एक शीर्ष निकाय है, एक शीर्ष कह सकते हैं संस्था है, तो इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला जो टॉपिक है वो है एक पोर्टल जिसका नाम है प्रभा। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो हाल ही में जो आरबीआई है इसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? तो केंद्रीय बैंक तक जनता की पहुंच को और बढ़ाना, नियामक जो अनुमोदन है उसको और आसान बनाने के लिए आरबीआई ने इस पोर्टल को क्या किया है? लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो इस पोर्टल का जो पूरा नाम होगा वो होगा नियामक आवेदन सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच। यानी ये क्या है कि एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और यह जो पोर्टल है ये विभिन्न जो व्यक्ति हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके लिए आरबीआई से विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के लिए एक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केंद्रीकृत वेब आधारित मंच प्रदान करता है। जैसा कि पहले हमने देखा कि क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस पोर्टल पर आरबीआई से जुड़ी जो भी विभिन्न प्रकार के रेगुलेटरी और सुपरविजरी डिपार्टमेंट के लगभग 60 से आवेदन किए जा सकते हैं। तो इस तरह की क्या है कि इससे जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें थी। अगला जो टॉपिक है वो है एडमिशन में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कोटा। ये क्या है कि हाल ही में ये देखने को मिला कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है, इसने अपने एडमिशन में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से एक कोटा निर्धारित किया है। पहले से ही बहुत सारे कोटा है, इसमें एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे कोटा थे, उनमें अब अलग से जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसने सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा निर्धारित किया है। और इसके लिए सभी देश की जो बेटियां हैं जो पात्र होंगी, जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान होंगी। यानी पहली क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि इसमें योग्यता क्या है कि जो भी देश में कोई भी लड़की है अगर वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है तो वो इस कोटे का लाभ प्राप्त कर सकती है। और इस कोटे का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? समावेशिता और जो लैंगिक समानता है उसको और बढ़ाया जाए। यानी कि बड़े स्तर पे जो देखते हैं क्या है कि लैंगिक समानता से संबंधित जो असमानता फैली हुई है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। यानी कि लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए और समावेशिता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये कोटा निर्धारित किया। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके तहत क्या है कि जो स्नातक प्रोग्राम है, जो स्नातक से संबंधित जो भी एडमिशन होंगे, परा स्नातक स्तर के सभी जो कोर्सेस हैं उनमें एक सीट निर्धारित की गई है। और पात्र छात्राओं को यह लाभ मेरिट के आधार पर दिया जाएगा कि एक से अधिक अगर कैंडिडेट है तो उसमें जिसका मेरिट बेहतर होगा उसको इस कोटे के अंतर्गत यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। और विश्वविद्यालय ने यह भी या कह सकते हैं कि यह नया नियम सुपर न्यूमेरिक कोटा के तहत बनाया है। और इस नियम को शैक्षणिक सत्र 2024 और 2025 से लागू किया जाएगा। यानी कि इसी सत्र से क्या किया जाएगा कि अब ये लागू कर दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन विश्व के किस शहर में किया जा रहा है? ए विकल्प है ब्यूनस आयर्स, बी है किगाली, सी है जिनेवा और डी है बर्लिन। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।